हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जिसका लेसन है 9th लेसन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों जो है प्रोपोर्शन, इसमें क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ जो दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा थोड़ा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज़ आप लोगों ने एक रोटी में जो गोल रोटी होती है हमारी, उसके 2 पार्ट किए, ठीक है। तो 2 पार्ट होने के बाद अगर हम उसमें और एक पार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 4 बन जाएंगे। और फिर से एक बार उसको ऐसे हमने कट किया तो फिर 6 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने बार हम उसको तोड़ेंगे उतने बार उसके पार्ट्स बढ़ते जाएंगे। मतलब तोड़ने का काउंटिंग भी बढ़ रहा है। पहले 1 टाइम किया, फिर 2 टाइम किया, फिर 3 टाइम किया। तो जैसे काउंटिंग वो बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर रोटी के जो पीसेस है वो भी बढ़ते जाएंगे। मतलब साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, दोनों बढ़ने वाले हैं, दोनों इंक्रीज होने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम इसे क्या और जो रोटी है वो सेम रहेगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। रोटी छोटी बड़ी नहीं होने वाली है। सिर्फ यहाँ पे कितने बार हम उसे कट करेंगे और कितना पीसेस उसका बनेगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि हमको एक सर्कल दिया है, इसमें हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं। तो एक डायमीटर ड्रॉ करो तो 2 पार्ट बन गए, 2 डायमीटर ड्रॉ करो 4 पार्ट्स बन गए, 3 डायमीटर ड्रॉ करो तो 6 पार्ट्स हो गए, 4 डायमीटर ड्रॉ करो तो फिर 8 पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ यहाँ पर डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पार्ट आल्सो इंक्रीज हो रहा है। तो 1 डायमीटर मेक्स 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं 2 पार्ट ऑफ अ सर्कल, 2 डायमीटर मेक 4 पार्ट ऑफ अ सर्कल एंड 4 डायमीटर मेक 8 पार्ट ऑफ सर्कल। तो इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ डायमीटर कितने हैं, 1। फिर नंबर ऑफ डिवीजन कितना हुआ, 2 हुआ। नंबर ऑफ डायमीटर 2 हो गए तो डिवीजन कितना हुआ, 4 हुआ। नंबर ऑफ डायमीटर 3 हो गए तो डिवीजन कितना हुआ, 6 हुआ। नंबर ऑफ डायमीटर कितने हैं, 4 हैं, तो उसका डिवीजन हुआ 8। तो इसका हियर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायमीटर टू द नंबर्स ऑफ द डिविजन रिमेन कांस्टेंट। अभी रेशियो क्या है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको पेंसिल से थोड़ा यहाँ पे वर्क करके दिखाती हूँ ताकि इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये 1 और 1 2 ज़ा 2 है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इसका जो रेशियो है, ये कितना है, ये 1/2 है। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा नहीं होगा, ये रेशियो रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या रहेगा, इक्वल। कांस्टेंट मतलब क्या है, इक्वल, सेम, जिसे हम सेम भी कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप लोगों को एकदम झट से समझ में आ जाएगा। देखो, द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड इन शोन इन द टेबल बिलो। तो अभी नंबर ऑफ यहाँ पे चिल्ड्रन है और नंबर ऑफ नोटबुक्स है। तो अगर 15 बच्चे हैं तो 90 बुक्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ बुक कितने, 90। 12 है तो फिर 72 में ही हो जाएगा। 10 है तो फिर 60 लगेंगे और 5 चिल्ड्रन है तो 30 लगेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितने बुक्स एक बच्चे को मिले होंगे, ये अगर हमें देखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था ऐसे ही यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो 15/90, 12/72, 10/60, 5/30। ये 1/6 कहाँ से आ गया, तो इसे हम फाइंड करते हैं। तो 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। मतलब सबका रेशियो कितना आ रहा है, 1/6। ये ज़्यादा और कम नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड द रेशियो 1/6 रिमेन द सेम, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, आप समझ रहे हो, कांस्टेंट मतलब सेम, ये सेम रहेगा, ये ज़्यादा कम नहीं होगा।
इन द एग्जाम्पल अबव, यहाँ पर एग्जाम्पल में अभी आपको क्या समझ में आया? जब आपने देखा 15 स्टूडेंट थे तो नोटबुक्स 90 है, स्टूडेंट कम हो गए तो नोटबुक्स भी कम हो गए, और स्टूडेंट कम हो गए तो और नोटबुक कम हो गए हैं, और कम हो गए फिर और कम हो गया। मतलब यहाँ पर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम ही हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। उल्टे साइड से देखो, 5 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे बढ़ गए हैं तो यहाँ पर भी बढ़ गया, इधर यहाँ पे बढ़ गया है नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, तो ये नोटबुक्स भी बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और बढ़ गए, 15 हो गए तो नंबर ऑफ नोटबुक भी 90 हो गए। मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो आप राइट साइड से देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से देखोगे तो डिक्रीज हो रहा है। बट अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज होगा, मतलब ऊपर ऊपर जाएगा, डिक्रीज होगा तो दोनों डिक्रीज होगा, मतलब सेम एक्टिविटी दोनों साइड से चलेगी। ऐसे नहीं कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, दोनों इक्वली काम करेंगे। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन एग्जाम्पल अबव वी सी दैट व्हेन द नंबर ऑफ डायमीटर्स इंक्रीजेज the number of divisions also increase, number of diameter increase, number of division also increase. As the number of children decreases, यहाँ पे decrease हो रहे हैं, then the number of diameter and the numbers of divisions are in the direct proportion, as are the number of students and the numbers of notebook। जिस तरह से यहाँ पे बढ़ रहा था तो बढ़ रहे थे उसके पार्ट, वैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ेंगे, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे तो बुक्स भी कम होंगे। मतलब एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। तो दिस वे यू जस्ट हैव टू फाइंड। आप लोगों को यहाँ पर ना ऐसे मैच फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, तो आप लोगों को आंसर फाइंड करना है कि ये 15/90 दिया है, तो फिर यहाँ पर 72 है तो इसमें कितना आएगा। तो कैसे फाइंड करोगे आप? तो आपने यहाँ पर कांस्टेंट देख लिया ना, 1/6 है, तो क्या करना है? 72 को 6 से डिवाइड करना है। तो जब आप 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 12, 6 2 जा 12, तो आ गया 12। तो ये 12 आंसर। और जब यहाँ पे हमको देखो, जो स्मॉलर नंबर फाइंड करना है तो डिवाइड करो, और बिगर नंबर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या करोगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो आपको मिलेगा 10 6 जा 60। समझा? स्मॉल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करना है डिवीजन, और बिगर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद आगे सेकंड एग्जाम्पल दिया है, ये भी देख लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल्स आते हैं एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, तो फिर डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कोई भी। ये ऐसे क्यों घूम रहा है बार बार? ओके चलो, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। इफ़ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज़, अगर 10 पेन मैं लाती हूँ तो कितने रुपीज़ के हैं? 60 रुपीज़ के। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स, तो अगर मैं 13 वैसे ही सेम 13 पेन लाऊंगी तो मुझे कितना पेड करना पड़ेगा? लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज x रुपीज़, तो 13 पेन का कॉस्ट हम समझेंगे x रुपीज़ है। तो द नंबर ऑफ द पेन्स एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और कभी भी सम सॉल्व करते हुए आप लोगों को लिखना है कि वो कौन सा प्रोपोर्शन है। तो ये कौन सा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। So let us express the ratio and obtain an equality। तो यहाँ पर देखो, अभी जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो आपको डिवीजन फॉर्म में लिखना है। मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ, डिवीजन फॉर्म में लिखना है, ये याद रखो। कभी जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कौन सा प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है, तब आप डिवीजन फॉर्म में लिखोगे, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, तो 10 पेन्स कॉस्ट ₹60, सो 13 पेन्स कॉस्ट ₹x। अभी इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो ये ऐसे हो गया है आपका, तो इसको देखो, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या दिया है पता है? यहाँ पर जो दिया है ना, इस मेथड से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ,
और मेरा वाला मेथड भी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि एकदम इजीली समझ में आ जाए। सो 10/60 इज इक्वल टू 13/x। अभी क्या करना है, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, या पहले आप लोग इसे ऐसे ही रखो और नीचे लेना है 10/60, और ये जो ऊपर है इसे हम इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और ऊपर का नंबर नीचे आता है। ये सब कैसे है, अकॉर्डिंग टू रूल्स कर रही हूँ मैं, ये इसके सब रूल्स हैं। इज इक्वल टू एक्स, तो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, देन 6 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू एक्स। तो 13 6 जा कितना आता है, 13 6 जा 78, तो आंसर है 78 इज इक्वल टू एक्स। तो आंसर में लिखोगे कॉस्ट ऑफ 13 पेंस इज ₹78, और यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 60x। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, पहले मत करो डिवीजन, बाद में नीचे करो। यहाँ पे 10/60 ही रहने दो, ये सब कट कर दो, ये नहीं चाहिए। ये जो मैंने डिवाइड किया है ना, इसे मत करो, डायरेक्ट 10/60 रखो। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 37। प्रैक्टिस सेट 37। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg अनियन कॉस्ट कितना दिया है, 140 रुपीज़। 7 किलो लेते हैं हम तो 140 रुपीज़ हमको देना पड़ेगा। सो हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। तो 12 kg के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो गिवन है इसे हम लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे 7 kg अनियन कॉस्ट कितना रुपीज़ दिया है, 140 रुपीज़। ये गिवन हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे लेट सपोज द कॉस्ट ऑफ 12 kg पूछा है ना, कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन इज एक्स रुपीज़। तो ये एक्स रुपीज़ है, ऐसे हम समझेंगे। तो इसे अभी हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। उसके पहले हमें क्या देखना है, ये कौन सा प्रोपोर्शन है। तो हम लिखेंगे दिस इज अ डायरेक्ट, नहीं तो दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लिख दो, उसको अंडरलाइन भी कर दो आप लोग, मतलब डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी कैसे सॉल्व करना है, तो दिया है 7 kg, अगर नंबर ऑफ, हाँ इसके पहले और एक मैं आप लोगों को दे देती हूँ, वैसे आप लोग करो। सो नंबर ऑफ ऑनियन या kg ऑफ ऑनियन भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑनियन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे kg ऑफ ऑनियन, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ऑनियन। तो ये कितना है, 7 kg दिया है, कॉस्ट दिया है 140। तो हमें अभी फाइंड करने के लिए यहाँ लिखना है कितना kg पूछा है, 12 kg का पूछा है, और हम लेते हैं यहाँ पर x। तो यहाँ पर हमने जो x लिखा हुआ है वो x यहाँ ले लिया। अभी इसके बाद क्या करना है, 7/140 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू x। हो गया ये। इसके बाद 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, ये देखो 14 है ना, 7 2 जा 40 और 7 0 जा 0, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 ले लो, सॉरी 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू x। तो कितना आएगा, 120 इज इक्वल टू x। तो इस मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और उसके बाद क्या करना होगा, हम लिखेंगे आंसर को, क्या पूछा हुआ है, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। सो फॉर 12 kg अनियन
we must pay ₹120। ठीक है, पूरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड। 600 रुपीज में खाने के कितने बंचेस मिल रहे हैं? 15। सो हाउ मच विल 1280 रुपीज बाय, तो 1280 रुपीज़ में कितने मिलेंगे, ये हमें यहाँ पर सिंपल से पूछा हुआ है। तो चलिए इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा तो फिर बंचेस फीड्स के भी बढ़ेंगे ना। यहाँ पर पैसा बढ़ गया है तो फिर क्या होगा, बंचेस भी बढ़ जाएंगे। मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है? दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलिए अभी गिवन लिखना है। लेट सपोज डायरेक्ट में स्टार्ट करिए। गिवन में आप लिखोगे 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड लिखो। उसके बाद लिखना है लेट सपोज 1280 रुपीज़ विल बाय X बंचेस ऑफ फीड। ओके, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रुपीज़ दिया हुआ है और नंबर ऑफ बंचेस दिया हुआ है। तो टोटल रुपीज़ लिखो। ये मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को समझने के लिए दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट लिखना है नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड। ठीक, फिर उसके बाद आगे हमें लिखना है टोटल रुपीज़ कितना था, 600। तो बंचेस कितने थे, 15 थे। तो अभी अगर ₹1280 है तो ये होगा X। फिर से आगे करना है 600 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 1280। अभी आप सोचोगे नीचे क्यों आया, बिकॉज ये ऊपर है और जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में हम शिफ्ट करते हैं तो ऊपर से मतलब डिवीजन से वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। दिस इज अ रूल, इज इक्वल टू एक्स। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये 600 है तो 15 का टेबल आपको आता है। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। तो 15 1 15 एंड 15 4 60 हो गया। 1 0 बचा है उसे डायरेक्ट लिख दो। जितने भी ज़ीरो आगे बचते हैं डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या 15 0 0 ऐसे करके भी लिखो। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 1280 है। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो को हम कट कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे 4 1 4, 4 3 12 एंड 4 2 8। ठीक है, 4 के टेबल में 3 12 होता है और 4 के टेबल में 2 8 होता है। तो आ गया 32। तो यहाँ पर 1 लेफ्ट हुआ, यहाँ 1 लेफ्ट हुआ है, मतलब ये पूरे होल फिनिश्ड हो गए हैं। यहाँ पे 32 है तो 32 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस ऑफ फीड आएंगे, 32। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय। सो अभी हम लिखेंगे 1280 रुपीज़ विल बाय 32 बंचेस ऑफ फीड। ठीक है, ये हो गया है सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो थर्ड। फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे। हर दिन कितना, 9 cows को 13 kg 500 ग्राम लगता है। सो इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब उतना ही देना है जितना इनको देते हैं ना खाने के लिए, उतना ही देना है। हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। लेकिन काउज बढ़ गए हैं, जितना खाना देते हैं, जैसे आप 2 रोटी खाते हो तो सबको 2 ही रोटी देनी है वैसे, तो फिर 12 काउज को कितना लगेगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। लेट सपोज लेट अस सपोज भी लिख सकते हैं, लेट सपोज भी लिख सकते हैं। सपोज 12 cows will
रिक्वायर्ड या नीडेड x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट। यहाँ पर मैं खुद से क्या कर रही हूँ, मैं सब दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन वही लिख रही हूँ ना, तो आपको भी सेम फॉलो करना है। ओके, सिर्फ समझना है और सेम फॉलो करना है। अभी यहाँ पर आपको ये पता चल गया, इसमें एक चीज़ रह गई थी लिखने की, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने एक्सप्लेन तो किया, लिखा नहीं था। तो यहाँ पर भी देखो, काउज, अभी नंबर ऑफ काउज बढ़ेंगे तो खाना भी बढ़ेगा ना डायरेक्टली। तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। तो अभी यहाँ पर 12 काउज रिक्वायर्ड 13 kg और 500 ग्राम है ना, उसे डायरेक्ट लिखना है ऐसे, ठीक है। इज इक्वल टू 9 को पूछा हुआ है ना, 9 काउज दिया हुआ है और 12 का पूछा हुआ है, ओके, x। तो अभी सेम जैसे ऊपर किया था, 500 मल्टीप्लाइड बाई 12, बहुत सिंपल लग रहा है ना अभी आप लोगों को ये। तो अभी देखो यहाँ पर 9 का टेबल है और 135 दिया है, तो 9 के टेबल में 135 आ सकता है क्या? तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो, 9, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, कितना 4 लेफ्ट हुआ और ये 5 आ गया नीचे, तो 9 5 ज़ा 45, 2 0 बच गए हैं ना, तो इसे डायरेक्टली ऊपर ऐड कर दो, तो क्या हो गया, 9 1 ज़ा 9 और नीचे आ गया 1500। So 1500 multiplied by 12 is equal to x। तो अभी यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 12 5 ज़ा, तो पहले दोनों ज़ीरो नीचे ले लो, क्योंकि लास्ट के जो ज़ीरो रहते हैं ना उसे हम डायरेक्टली नीचे ले सकते हैं। 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी करो, 12 1 ज़ा 12, 13 14 15 16 17 और 18, तो आ गया है 18। तो यहाँ पर यूनिट टेंस 100 में आप देखोगे ये जो 3 नंबर होते हैं ये होते हैं ग्राम में, और 1000 10,000 के नंबर्स होते हैं केजी में। तो यहाँ पर 18 kg इज इक्वल टू एक्स लिखो, तो डायरेक्ट हम इतना लिखने के बदले पॉइंट ऐसे लिखकर केजी फिर 000 ग्राम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 18 kg कंप्लीट है ना, ये ग्राम कुछ भी नहीं है, इसके लिए आंसर में लिखेंगे 18 kg फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउज। ओके, तो हम आंसर में लिखेंगे 18 kg फूड सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड, नहीं तो विल रिक्वायर्ड फॉर 12 काउज, और फॉर 12 काउज 18 kg फूड सप्लीमेंट विल रिक्वायर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ फाइंड करना है और उसे फॉलो करना है। तो इसके बाद 4th क्वेश्चन देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़। 12 क्विंटल का कितना है, 36,000 है, तो 8 क्विंटल मतलब कम हो गए ना, तो कम हो जाएंगे तो ये भी अमाउंट कम होगा, तो कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट? लेट्स सपोज 8 क्विंटल सोयाबीन कॉस्ट रुपीज एक्स। तो अभी डायरेक्ट लिखेंगे 12 क्विंटल 36,000 एंड 8 क्विंटल x 1000। तो अगेन 12 upon 36,000
मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को नीचे ऊपर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, मिडल में आप लोग डायरेक्टली लिख दो। अभी सिंपल देखो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया। 1 2 3 zeros लेफ्ट, डायरेक्ट आगे लिखो। फिर अभी क्या करना है, ये नीचे ही है ना दोनों अपॉन के, कभी भी ऊपर नीचे डिवीजन होता है, बाजू बाजू में डिवीजन नहीं होता है। सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स। तो ये तीनों ज़ीरो को एज इट इज़ नीचे ले लिया, और 3 8 जा 24 इज इक्वल टू एक्स। तो कितना रुपीज़ लगेगा फॉर 8 क्विंटल, फॉर 8 क्विंटल सोयाबीन, ओके 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन will cost rupees 24,000। डन। ओके, अब इसमें ये प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 2 मोबाइल्स कॉस्ट रुपीज 16,000। 2 मोबाइल लेते हैं तो 16,000। अभी 2 को देखो यहाँ पे नंबर्स में दे दिया है लोगों ने, वर्ड्स में, तो इसके लिए हाईलाइट करती हूँ, समझ में आना चाहिए। सो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। लेकिन अभी कितने लेने हैं, 13 मोबाइल लेने हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे। चलो तो देखते हैं। अभी बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट तो नहीं देना है इतना महंगा, शायद किसी और पर्पज़ से लेते होंगे। तो अभी हम देखते हैं। लेट सपोज 13 मोबाइल कॉस्ट रुपीज एक्स। एक्स रुपीज़ है ऐसा समझेंगे। तो 2 मोबाइल्स कॉस्ट रुपीज 16,000, ओके, और 13 मोबाइल का एक्स रुपीज़ है ऐसे समझेंगे। सो 2 अपॉन 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 सिंपल इज इक्वल टू एक्स। 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आगे क्या करना है, यस तीनों ज़ीरो को यहाँ पर ले लिया। 8,000, तो ये 8,000 ना एक्चुअली एक मोबाइल का प्राइस है। यहाँ देखो 16,000 में 2 आते हैं, तो 8,000 में एक आ गया ना। तो ये कभी भी जो फाइंड होता है ना आंसर, ये क्या होता है, ये वन थिंग का, एक का क्वांटिटी हमें बताता है। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू एक्स। तो 13 का टेबल बोलो, आता है आपको, नहीं तो डायरेक्टली क्या करना है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 9 10। तो यहाँ पर ले लिया 104, और आगे के तीनों ज़ीरोज़ आगे ऐसे एज इट इज़। तो क्या हो गया, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। तो 1,04,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड फॉर 13 such mobiles. So 1,04,000 rupees, 1,04,000 required for 13 such mobiles। ठीक है, सिंपल आ गया समझ में। देखो पूरे सम्स हो गए हैं, डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही है, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आगे के प्रैक्टिस सेट भी करने हैं हमें, नए नए लेसन भी स्टार्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय तब तक के लिए।